हमारे साथ मौजूद हैं और मोटे तौर पे इनकी जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों की पकड़ है वो भी बहुत शानदार है। सुनील सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ये हमें इस ईरान और यूएस और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जिस पर ध्यान रखना था दैट वाज क्रूड, और बावजूद इसके कि बहुत कुछ हुआ पिछले लगभग 5 दिन में, सीज फायर ब्रेक हुआ, इजराइल का लेबनान पे स्ट्राइक, उसके बाद ईरान का इजराइल पे स्ट्राइक्स, इजराइल का रिटेलिएशन स्ट्राइक, यूएस का दोबारा इन्वॉल्व होना, बावजूद इसके क्रूड में वो शार्पनेस नहीं है। आप इसको कैसे रीड कर रहे हैं और इसका मीनिंग इंडियन मार्केट्स के लिए क्या है? देखिए, क्रूड का मार्केट और इक्विटी मार्केट में एक सिमिलर चीज है कि वो फॉरवर्ड को डिस्काउंट करती है, माने जो आने वाले दिन की खबर। तो इश्यू क्या है इसमें, दो चीज है इन टर्म्स ऑफ क्रूड की। जो स्थिति इन टर्म्स ऑफ हॉर्मुज का नेगेटिव था वो पूरा फैक्टर इन हो गया था प्राइस में। जो डैमेज हुआ था इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वॉर के कारण, वो भी फैक्टर हो गया था। और एक तरह से क्रूड पोस्ट वॉर सिनेरियो को डिस्काउंट करना शुरू कर दिया। इसलिए आपने देखा कि 126 के लेवल जो पार कर चुकी थी उससे आके ये 95 के एवरेज रेंज में सेटल हुआ है। अब जो भी चीज आ रही है इसमें चीज ऐसी है कि जो वर्स्ट केस सिनेरियो था वो ऑलरेडी मैं कहूंगा कि एक बॉटम ऑफ 90 समझिए कि वर्स्ट केस सिनेरियो में उसको फैक्टर कर लिया है, क्योंकि इससे खराब और क्या हो सकता है, बिकॉज हॉर्मुज स्ट्रेटो बंद है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो होना था हो गया। अब इसके ऊपर थोड़ा वक्त लगेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करने में, वापस आने में, इसलिए क्रूड 90 के नीचे जाने वाली हम क्षमता नहीं देख रहे हैं। वॉर पूरी तरह खत्म हो जाए, समझिए कि एक्चुअल वॉर खत्म हो जाए, यानी नॉट ट्रम्प ट्वीट बेस्ड वॉर या जो भी बातचीत में होती है, नहीं। तो उस बेसिस पे आप शायद क्रूड को 85 तक जाते हुए देख सकते हैं, क्योंकि रीबिल्डिंग की जो कार्य है उसमें वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। तो क्रूड का ऐसा है कि अभी वर्स्ट इज इन द प्राइस, और कोई बुरी खबर आए तो वर्स्ट ऑलरेडी प्राइस में है, तो इसके कारण अभी ये 100 के ऊपर जाने के लिए कोई ट्रिगर्स नहीं है, अनलेस मेजर कोई एक ऑयल की इंस्टॉलेशन पे अटैक होता है, ऐसी बात, या न्यूक्लियर लेवल पे कुछ होता है, ऐसी बात नहीं होती है। तो मेरा मानना है कि क्रूड जितना भी खबर आए एक 92 टू 96 97 के रेंज में ही ट्रेड होगी, क्योंकि सब चीज दाम में है। और एक और चीज जो शायद फैक्टर कर रही है कि थोड़ा बहुत वर्ल्ड में एक स्लोडाउन भी आएगी, तो क्रूड के लिए डिमांड भी थोड़ी घटेगी, तो वो डिमांड सप्लाई की जो इक्वेशन है वो स्टेबलाइज होते हुए बहुत ज्यादा बढ़ने की एक आशा नहीं है। तो इसलिए मैं मान रहा हूं कि क्रूड बता रही है, और इक्विटी मार्केट में भी आप देखें तो इसकी कोरिलेशन में ड्रॉ करूं एफआई की फ्लोस में। इवन इस हफ्ते के पहले दिन, दूसरे दिन की 8,000, 5,000, 6,000 बेचने के बाद कल 2 दिन में, जबकि ये जो बातें आपने कही थी कि ये वाली वॉर, काउंटर अटैक, ये सब हुआ, फिर भी एफआईएस की जो आउटफ्लोस थी 2,000 के करीबी थी 2 दिन में। तो समझिए कि इक्विटी मार्केट के फॉरवर्ड थिंकर्स भी इधर एक तरह से वर्स्ट केस सिचुएशन को ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुके हैं, और वो उसी पे ट्रेड हो रहा है मार्केट। तो खबर ऐसी है कि अब अच्छी खबर की इंतजार है, तो शायद क्रूड $5 नीचे या $10 मैक्स नीचे गिर सकता है। और इससे वर्ष क्या हो सकता है वॉर में, वॉर तो ऑलरेडी हो रहा है। तो इसलिए मेरा मानना है कि अब के लिए मैं नहीं, शांति का माहौल डेफिनेटली नहीं कहूंगा, बट प्राइस में फ्यूचर की जो एक्सपेक्टेशंस है वो डिस्काउंटेड है, और इसलिए प्राइस इधर उधर घूमते रहेगी। सुनील जी गुड मॉर्निंग, श्रेया बात कर रही हूँ। आपकी बातों को सुनकर इन्वेस्टर्स और साथी ट्रेडर्स का मन तो गदगद हो गया होगा सर। उम्मीद करते हैं बस आपकी बात सच हो जाए सारे, और क्रूड में और भारी गिरावट हमें देखने को मिले। लेकिन सर पिछले 2 सालों से कोई रिटर्न मिला नहीं है मार्केट में। पेशेंस तो इन्वेस्टर्स का टेस्ट काफ़ी हद तक हो चुका है। अब जैसा कि आपने कहा ऑलरेडी बहुत सारे नेगेटिविटी और वर्स्ट चीज़ें ऑलरेडी प्राइस्ड हैं, तो यहाँ से किस दिशा जाएगा मार्केट? दिशा और दशा क्या नजर आ रही है आपको मार्केट की? देखिए, मेरा मानना है कि इन्वेस्टर्स भी इस महीने के म्यूचुअल फंड के फ्लोस देखें तो 2 महीने वॉर को सह लिया उन्होंने, और इस महीने उसका असर दिखा कि इन्वेस्टर्स ने ना ही पैसिव फंड्स में भी देखिए, ईटीएफ इंडेक्स में और एक्टिव फंड्स में, दोनों में आपको भारी गिरावट दिखी इन टर्म्स ऑफ नेट फ्लोस। तो इसमें क्या है कि इन्वेस्टर्स को भी एक अब फीलिंग हुआ है कि मार्केट अभी थोड़ी क्या कहते हैं, कंसोलिडेशन मोड में है। तो उस चीज में मैं कहूंगा कि जैसे तेल के बारे में मैंने बताया था कि आउटलुक के बारे में, एफआईएस की आउटलुक के बारे में, कि अभी उनकी सेलिंग कम हुई है, क्रूड भी बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रही है, तो इन्वेस्टर्स को भी इस मौके पर
स्टे इन्वेस्टेड रहना चाहिए। अब एक्स्ट्रा कैपिटल अगर आपके पास है और कमिट कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप स्टैगर कीजिए, क्योंकि कंसोलिडेशन फेज में अप डाउन में आप स्टैगर करेंगे तो जिस दिन गिरावट होती है थोड़ी ज्यादा आपको एक्वायर करने की मौका मिलेगी, और डाइवर्सिफाइड रही है। बिकॉज अगर हर दिन आप सेक्टर मूव्स को ट्रैक करें, एक दिन एक सेक्टर ऊपर अगले दिन ही वो नीचे की और सेक्टर ऊपर था, क्योंकि डीआईएस की जो प्ले हो रही है अब, जिस दिन एफआईएस ज्यादा बेच रहे हैं वो भी ज्यादा खरीद रहे हैं और सेक्टर रोटेशन आ रही है, क्योंकि ये बड़े दिग्गज प्लेयर्स एफआईएस एक तरह से अपना सेलिंग कम कर रहे हैं और जो भी बेच रहे हैं वो डीआईएस उसको खरीद रहे हैं, तो एक सेक्टर रोटेशन जारी रहेगा इस कंसोलिडेशन फेज में। तो मेरी सजेशन है कि आप डाइवर्सिफाइड रहिए, इस टाइम फ्रेम में आप ज्यादा एक सेक्टोरल पिक करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आने वाले दिन में कहना मुश्किल है कि कौन सी सेक्टर रफ्तार पकड़ेगी और किसकी गिरावट आएगी। तो इसलिए मेरा मानना है स्टे इन्वेस्टेड जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, और अपना एक एलोकेशन को स्टैगर्ड और डाइवर्सिफाइड तरह से आप मैनेज कीजिए। अच्छा सुनील सर, Pardon? देखिए जब जब क्रूड नीचे आएगा, जब क्रूड नीचे आएगा तब तक हम एक एडवांटेज तो ले ही लेंगे, I mean, चाहे वो रियल स्टेट हो, वेदर इट्स बैंक्स, पीएसयूज, प्राइवेट बैंक्स। लेकिन सिंस इस बार ग्लोबल मार्केट ज़्यादा हावी है हम पे, ग्लोबली एसोसिएटेड 3 स्पेस से बात करता हूँ मैं। फार्मा, एक आईटी जो कि अभी भी स्केप्टिकल है, अभी भी सिंक कर रहा है, नो रिवर्सल व्हाटसोएवर, और एक है मेटल्स, है ना, जिसका डॉलर इंडेक्स, जिसका यूएस यील्ड से एक बहुत स्ट्रॉन्ग सरोकार होता है। मेटल्स पिछले 7 दिन से प्रॉफिट टेकिंग मोड में है। आपका इन 3 स्पेस पर व्यू क्या होगा? मेरा मेटल्स में की थोड़ी वीकनेस रहेगी, क्योंकि एक सुपर साइकिल की जो बात पहली हो रही थी उसके कारण एक अच्छी बढ़त आई, फिर वॉर के कारण भी एल्यूमिनियम में उधर शॉर्टेज की बात हुई बिकॉज ऑफ एन अटैक, तो मेटल्स का एक साइकिल बना। बट पोस्ट वॉर सिनेरियो देखे तो डेफिनेटली वर्ल्ड में एक स्लो डाउन तो बनता है वॉर रिलेटेड चीज के कारण, तो एक स्लो डाउन होता है खास करके चाइना में, तो फिर बात उठती है कि डिमांड फॉर मेटल थोड़ी गिर सकती है। तो मेरे ख्याल में मेटल ग्लोबल सिक्लिकल है, तो ग्लोबल जो स्थिति अगर आप एक वॉर की एंडिंग तरह देख रहे हैं तो मेरा ख्याल में मेटल की प्राइसेस थोड़ी कम होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि मेटल्स में थोड़ी शॉर्ट टर्म आउटलुक ले सकते हैं, मगर मीडियम टर्म में थोड़ी आप पैर डाउन करेंगे तो अच्छा है। सिमिलर व्यू मेरा आईटी का है कि अभी भी एआई का जो थ्रेट है वो पूरी तरह प्ले आउट नहीं हुआ है। मानते हैं कि बहुत गिरावट हुआ है आईटी में, बट अभी भी मेरा मानना है कि खबर जो एआई इतनी फास्ट डेवलपिंग फील्ड है, और उधर अभी क्या है कि इंटरनेशनली भी एआई रिलेटेड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रेश आईपीओस। तो पैसा जो आईटी सेक्टर को जा रहा था वो उधर शिफ्ट होगा एआई रिलेटेड में, जिसमें इंडिया के पास कुछ खास कंपनियां नहीं है, तो आईटी में सावधान रहूंगा। फार्मा की बात उठाई आपने, देखिए आरबीआई की जो इनिशिएटिव्स टू गेट इन डॉलर्स आई है, तो उससे रुपी का देख रहे हैं इधर उधर मूव 50-60 बेस पॉइंट स्पॉट में हो रहा है, मगर मीडियम टर्म में थोड़ी एक स्टेबिलिटी दिख रही है रुपी, वो तो इज नॉट गुड फॉर फार्मा, बिकॉज फार्मा एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। सेकेंड, एक थ्रेट एंड रिस्क ऑफ टैरिफ, क्योंकि ट्रम्प की जो जनरल टैरिफ के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने वाट लगा दिया ना, ताला लगा दिया उसमें, तो वो सेक्शन 302 सेक्शन 124 उसमें ढूंढ रहे हैं कि जहां पे एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कुछ हो सकता है, कुछ चीपर लेबर यूज कर रहे हैं। तो उस हिसाब से फार्मा में मानते हैं कि जेनेरिक्स में उतना थ्रेट नहीं है, बट फिर भी फार्मा के ऊपर एक क्लाउड है। तो मैं तीनों सेक्टर में आपको थोड़ी सावधान रहने की ही सलाह दूंगा। ये तीनों मेरे जो जैसे आपने फिगर किया होगा, मेरी फोकस है डोमेस्टिक से फोकस रखना बेटर है, एक्सटर्नल ओरिएंट से थोड़ी सावधानी से दूर रहे, वही बेहतर है। ठीक है, आईटी, मेटल्स और फार्मा पे ये व्यू हो गया सुनील जी का। सर, डिफेंस में स्ट्रेंथ आज के सेशन में भी है और इस साल में भी अब तक अगर आप देखें सर, डिफेंस ने रिटर्न्स बना कर दिए हैं। तो इसमें एक और स्पेस जोड़ देती हूँ जिसमें हम काम काज करते हैं, दैट इज कैपिटल मार्केट स्पेस। तो डिफेंस और कैपिटल मार्केट स्पेस, ये क्या आने वाले समय के लिए एक अच्छी थीम हो सकती है, और जो निवेशित नहीं है इन स्पेसेस में वो क्या आप शुरुआत करें? देखिए, अगर डिफेंस की बात करें तो डेफिनेटली एक रुझान अच्छा है, बट वैल्यूएशंस में ऑलरेडी प्राइस इन है। मैं कहूंगा इट्स अ गुड सेक्टर टू बी इन, बट बहुत ज्यादा सुपर गेन्स को एक्सपेक्ट मत कीजिए, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे फ्यूचर पॉजिटिव्स डिस्काउंट होके प्राइस में है। एंड बट विद इन दैट पैक मैं फेवर करूंगा प्राइवेट सेक्टर डिफेंस में रादर देन पब्लिक सेक्टर डिफेंस, क्योंकि ये मॉडर्न एज वॉरफेयर में बहुत माहिर है। उनका काम ऑलरेडी हमने सिंदूर ऑपरेशन में देखा है, और एक्सपोर्ट की क्षेत्र भी उनके लिए जबरदस्त बढ़ रही है, बिकॉज यूरोप से लेकर सभी देश में अभी जो ड्रोन्स और इस तरह की वॉरफेयर की बात हो रही है, तो मैं एक्सपोर्ट में बहुत स्ट्रांग ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो वैल्यूएशंस
हाई है, महंगी है, बट फिर भी फ्यूचर ग्रोथ इसको जस्टिफाई कर सकती है। बट सिंस द प्राइस में ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, बहुत तेजी से आप 30-40% रिटर्न मत एक्सपेक्ट कीजिए। एक डबल डिजिट रिटर्न मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो डिफेंस में जरूर बनेगा। दूसरी सेक्टर आपने पूछा था कैपिटल मार्केट, उसमें तो मैं बुलिश हूँ, क्योंकि मानते हैं कि इस महीने में थोड़ी रिटेल का हमने देखा कि उनकी आउटलुक थोड़ी कम हुई है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। मगर ओवरऑल स्टोरी ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट्स, वेदर थ्रू डायरेक्ट इक्विटीज और थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन टू एसेट मैनेजर्स, ये सब बहुत पॉजिटिव लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में है। तो मैं बुलिश हूँ ब्रॉडर कैपिटल मार्केट्स पे। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर सबने भी लीजिए, या डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स लीजिए, वेल्थ मैनेजर्स लीजिए, या इंश्योरेंस भी लीजिए, या फिर आप अपने जो कहते हैं ना ब्रोकिंग कम्युनिटी, ये भी लीजिए। मेरे लिए सबके इसमें एक बहुत पॉजिटिव ग्रोथ की रुझान दिख रही है, तो उसमें जरूर आप निवेश कर सकते हो। इस बीच बाजार मार्केट में अच्छा लिक्विडेशन, प्रॉफिट टेकिंग, और आप निफ्टी बैंक में तो बहुत सॉलिड तरीके से वहाँ से क्रैक हो रहे हैं, और जो मैं बात कहता ना, मैं 300 पॉइंट यहाँ से रिट्रेस हो चुके हैं, और बैंक निफ्टी करीब 2300 पर, तो अच्छा खासा प्रॉफिट टेकिंग। एक आखिरी प्रश्न पूछूंगा यहाँ पे, जिससे कहता हूँ जिस स्पेस को सुनील जी मुझे लग रहा है कि बैक ऑन ट्रैक है ना। हॉस्पिटल स्टॉक्स को देखिए, ये तीनों स्टॉक्स ने बड़ा अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दिया है, हॉस्पिटल स्टॉक्स ने, इवन इफ आई इंक्लूड सम कैश स्टॉक्स एज वेल। बीच में मेरे ख्याल से सितंबर ऑनवर्ड्स थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग शुरू हुई थी, जब मेरे ख्याल से कुछ पीएमएसएस ने और एमएफ्स ने ऑफलोडिंग की होगी, बट बैक ऑन ट्रैक अगेन, ऑल टाइम हाई। यहाँ पर व्यू क्या है आपका इस वक्त? मेरा व्यू बहुत पॉजिटिव है, बिकॉज इसमें क्या है कि आपने देखा एक्सेप्ट फॉर अपोलो हॉस्पिटल्स, बाकी सब हॉस्पिटल्स फॉरेन ओन्ड है, फॉरेन प्राइवेट इक्विटी ओन्ड है। तो डेफिनेटली इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस इन टर्म्स ऑफ देयर मैनेजमेंट, कैपिटल रिक्वायरमेंट की कोई कमी नहीं रहेगी। और हॉस्पिटल्स के लिए क्या है कि अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी उधर सीजीएचएस का एक रेट अप्रूवल मिल गया, तो ब्रॉडर स्पेस में उनका है, मेडिकल टूरिज्म का बेनिफिट भी उनको बहुत मिलेगा। तो मेरा मानना है कि इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन के साथ ये हॉस्पिटल्स का भी एक ऑटोमेटिकली बिजनेस बढ़ना चाहिए। और जैसे आपने कहा प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, बिकॉज देखिए जो सेक्टर्स पहले रन हो चुके थे बिफोर द अर्निंग सीजन, और जब अर्निंग सीजन सामने आई, अच्छी थी अर्निंग सीजन, तो उधर निवेश करने के लिए उनको किसी सेक्टर में प्रॉफिट बुक करना था, उसमें हॉस्पिटल्स शामिल हुई थी। मगर अब तो सेटल हो गया, अब क्लियरली फ्यूचर ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट दिखे। तो मेरे खाली हॉस्पिटल्स में मैं डायग्नोस्टिक्स को भी इसमें साथ जोड़ूंगा, दोनों का आउटलुक मेरे लिए बहुत बुलिश दिख रहा है। के हॉस्पिटल स्टॉक्स, डायग्नोस्टिक्स, यहाँ पर अच्छा खासा एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू आता हुआ सुनील जी की तरफ से। सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमें साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के सर इतने अच्छी तरीके से जवाब देने के लिए। शुक्रिया आपके वक्त के लिए, एंड हैव अ ग्रेट डे।